सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका। आज हम भूगोल भाग का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पृथ्वी का बदलता स्वरूप प्रक्रिया। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2, पृथ्वी का बदलता स्वरूप प्रक्रिया, चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ द प्रोसेस। मतलब किस प्रक्रिया से उसका स्वरूप बदलता है, इस पाठ में हम देखेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें जानना है। पाठ का परिचय, बाह्य प्रक्रम देखेंगे हम। अपक्षय किसे कहते हैं? अपर्दन। अनाच्छादन के कारण बहता हुआ जल, भूमिगत जल, हिमानी या हिम नदी, वायु या पवन, सागरीय लहरें। अनाच्छादन के प्रभाव से क्या क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी के तत्व, मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है, परिच्छेदिका क्या होता है, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का अपर्दन कैसे होता है, मृदा संरक्षण कैसे किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी की जो सतह है इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और ये जो होते हैं परिवर्तन, ये आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण होते हैं, जैसे ज्वालामुखी तथा भूकंप। अनेक ऐसी आंतरिक शक्तियां हैं जो पृथ्वी के धरातल के नीचे क्रियाशील रहती है। क्या होती है? ज्वालामुखी और ये भूकंप जैसी जो शक्तियां होती हैं, ये पृथ्वी, ये सब चीजें, ये क्रियाएं कहाँ पर होती है? ये पृथ्वी के धरातल के आंतरिक रूप में, यानी नीचे नीचे होती है। ठीक है। फिर ये हो गए हमारे आंतरिक शक्तियां। कौन सी? आंतरिक शक्तियां। और बाह्य शक्तियां देखिए, जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये बाह्य शक्तियां हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं। ये सभी शक्तियां क्या है? आंतरिक और बाह्य, पृथ्वी के सतह को परिवर्तित करने में उत्तरदायी हैं। सबसे पहले देखिए बाह्य क्रम। बाह्य प्रक्रम से अभिप्राय धरातल पर परिवर्तन होने वाली बाह्य शक्तियों से है, जैसे बहता हुआ पानी या नदी, वायु, हिमानी लहरें आदि इन बाह्य शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण क्या होते हैं? अपर्दन और अपक्षय होते हैं। यही तो शक्तियां है। जो अपक्षय अपर्दन एक क्या है? प्रक्रिया है। और ये किसके कारण होते? बहता हुआ जल, हिमानी, पवने, वायु, इनसे। ठीक है, ये हो गए बाह्य शक्तियां। पृथ्वी के धरातल को कमजोर बनाने या नीचा करने का कार्य अनाच्छादन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के जो धरातल को है कमजोर बनाया जाए, ठीक है, या नीचा, मतलब उसको नीचा करने में, ऊंचाई से नीचाई पर लाने में जो प्रक्रिया होती है, उस कार्य को क्या कहा जाता है? अनाच्छादन। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है आवरण को हटाना। ये दो प्रकार के होते हैं, निम्नीकरण या नीचा करना, पुंजीकरण या निक्षेपण। इसके द्वारा धरातल के निचले भागों में पदार्थ एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन दो प्रक्रिया सम्मिलित होती है। देखो, अनाच्छादन क्या है? आवरण, पृथ्वी के धरातल को, सतह को परिवर्तित करना, आवरणों को हटाना बाह्य रूप से। ठीक है, इसमें दो प्रक्रियाएं होती है, अपक्षय और अनाच्छादन के अंदर दो प्रक्रिया होती है। अपक्षय, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय भौतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? जो पत्थर होते हैं, शेल, बड़े बड़े पर्वतीय पत्थर, ठीक है, उनके स्थान पर, उनको उन्हीं के स्थान पर तोड़ देती है। जो देखो अपक्षय, वो शक्तियां, शक्तियां कौन सी? जैसे नदी का पानी, वायु, ताप, हिमानी, ये शक्तियां बड़े बड़े शैलों को, बड़े बड़े पत्थरों, पर्वतीय पड़ों को उन्हीं के स्थानों पर तोड़कर वहीं पर प्रभावित करती है। यहीं पर अपक्षय का काम समाप्त हो गया। ठीक है, तो परंतु इस क्रिया में अपक्षित शेल पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता, बस वो वहीं पर उसको तोड़कर वहीं पर प्रभावित कर देती है। यहाँ पर अपक्षय का काम खत्म हो जाता है। अपर्दन होता है तब जब यही टूटे अपक्षित पदार्थ, ये जो शेलों के जो टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य कौन सा है? अपर्दन। ये दूसरी क्रिया। अपक्षय तो क्या है? तोड़ देती है, उसी स्थान पर प्रभावित कर दिया, यहाँ पर ये क्रिया खत्म। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य किसका है? अपर्दन का कार्य है। ये अपर्दन को और अच्छे से हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अपक्षय के कारण ही धरातल के शैलों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये क्रिया निरंतर क्या होने के कारण शैलों को ढीला कर देती है, और फिर शैलों को ढीला कर देती है तो इससे मिट्टी के निर्माण में सहायक, मतलब इसी से ही मिट्टी का निर्माण होते हैं। जब शैलें ढीली होती हैं तो क्या होते हैं? मिट्टी का निर्माण होता है। ये ढीली शैल पदार्थ रेगोलित कहलाती है। जो ढीली शैल, अपक्षय से जो शैलें ढीली हो जाती है वो रेगोलित कहलाती है। तो इस क्रिया में मैंने बताया था तापमान, वायु, वर्षा, आर्द्रता, जलवायु, चट्टानें, संरचना आदि। बाकी जीव जंतु, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया और सबसे अधिक मनुष्य का प्रभाव पड़ता है
ठीक है, इन सभी कारणों से क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है। मनुष्य का भी तो प्रभाव पड़ता है, वो भी अनेक क्रियाकलाप करता है। ठीक है, जलवायु, जलवायु अपक्षय को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जलवायु, जब तापमान और वर्षा लगातार होते हैं तो क्या होता है, रोजाना अगर हो चट्टानों के ऊपर तो बार बार वो चट्टाने जो होते तापमान से फैलती है और सिकुड़ती है वर्षा तापमान से, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से उनका बार बार विघटन होता रहता है। ठीक है, इसे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। यहाँ पाला अधिक पड़ता है, वहां यह क्रिया उच्च अक्षांशों में होती है। तो इस तरह से यांत्रिक अपक्षय क्या होता है, उच्च अक्षांशों में होती है, बार बार विघटन होता है अधिक तापमान के कारण और वर्षा के कारण, चट्टानें फैलती और सिकुड़ती है। ठीक है, इससे उल्टा, इससे विपरीत आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। देखो बच्चों, उच्च अक्षांशों में जो है देखो भौतिक यांत्रिक अपक्षय होता है, और रासायनिक अपक्षय कहाँ होता है, आर्द्र क्षेत्रों में, जल वाष्प जहां सबसे अधिक होता है। ठीक है, वर्षा का जल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के साथ मिलकर एक विशिष्ट घोलक बनाता है, इनसे शैलों का विघटन बहुत अधिक होता है। तो वर्षा का जल और देखो वर्षा का जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक गैसें बनाती है, वही गैसें क्या कर रही, चट्टानों का विघटन, जिससे कि क्या हो रहा है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता रहता है। ये सभी कारण हो रहे हैं। हमने पाठ का शीर्षक देखा था, पृथ्वी की जो स्वरूप है कैसे बदलता है, इन सभी कारणों से बदलता है। ठीक है, पौधे की जड़ें, जैविक अम्ल, केंचुए, चूहे, खरगोश आदि शैलों को विघटित कर देते हैं। और बाकी देखो जीव जंतु भी हैं, ये भी विघटित करने में, चट्टानों को विघटित करने में उत्तरदायी हैं। कुछ नखदंती जंतु जैसे कुछ नखदंती जंतु शैलों को खोदकर ढीला कर देते हैं। जीवों और पौधों द्वारा होने वाली अपक्षय क्रिया को जैविक अपक्षय कहते हैं। अब देखिए, अपक्षय यांत्रिक और भौतिक अपक्षय उच्च अक्षांशों पर होता है। कैसे होता है, दैनिक परिवर्तन, चट्टानों में तापमान और वर्षा के होने पर चट्टानें फैलती और सिकुड़ती, इसे कहते हैं आपका यांत्रिक और जैविक अपक्षय। और जो पौधों, जीवों आदि के कारण जो अपक्षय होते हैं उन्हें जैविक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अपरदन। अपरदन मैंने बताया, जो अपक्षित, अपरदन शब्द का अर्थ है हिस्सा। जब शैल अपक्षय द्वारा एक बार टूट जाते तब जल गतिशील हिम, पवन या गुरुत्वाकर्षण इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान एकत्रित करते, इस प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है घिसना। ठीक, अब देखो पृथ्वी की सतह के स्वरूप में क्या है, परिवर्तन होता है, किसके कारण, अपक्षय अपरदन की लगातार निरंतर क्रिया के कारण, और ये क्रियाएं एक साथ होती हैं। ठीक, अपरदन की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है। अपरदन की जो है गतिशील है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये अपक्षित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ठीक है, इसमें गतिशील साधनों द्वारा अपरदित पदार्थों को स्थानांतरण कर दिया जाता है। अपक्षय क्रिया द्वारा अपरदन क्रिया के कार्य सरल हो जाते हैं। तो अपक्षय पहले क्या होते, क्या देखो, अपरदन जो है किसी भी चट्टान को तोड़ नहीं सकता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चीजों को ले जाता है, तोड़ने और ढीला करने का कार्य अपक्षय कर रहा है। तो अपक्षय क्या, अपरदन का कार्य सरल कर रहा है। अब आ जाइए अनाच्छादन के कारण। अनाच्छादन के अंतर्गत क्या आ जाता है, अपक्षय अपरदन। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है। अब देखिए अनाच्छादन के कारण, ये एक ही बात है बच्चों, सब चीजें यही चल रही है। अनाच्छादन के मुख्य कारक है बहता हुआ जल, ठीक, हिम नदी, भूमिगत जल, पवन, सागरीय जल आदि। ठीक है, इन सभी साधनों के द्वारा पदार्थ का परिवहन तथा निक्षेपण होता है। बहता हुआ जल, देखो बहता हुआ जल अनाच्छादन का सबसे प्रभावी कारक है। नदियों का जल जो है शैलों को शीघ्रता से तोड़ देता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में तेज ढलान से क्या होती है, नदियां गिरती हैं। ऊंचाई से जब नीचे नदियां गिरती है तो पूरी क्या है, तेज शक्ति के साथ गिरती है, जिससे क्या होता है, अनाच्छादन की क्रिया अधिक होती है। तो देखिए इस प्रकार नदियां दो स्वरूप बनाती हैं, अपरदनात्मक, निक्षेपात्मक। तथ्य ज्ञान, नदियां और धाराएं हिम नदियों से शुरू होकर घाटियों, पठारों, पर्वतों, क्षेत्रों से निकलती है और मैदानों में बहती हुई अंततः समुद्र में गिरती हैं। वे स्थलाकृतियों का निर्माण, घाटी के मार्गों की रचना तथा घाटियों को चौड़ा करती हैं तथा डेल्टाओं या खड़ी ढाल वाले विशाल जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। देखिए किस तरह से स्थल से यहाँ जल में आकर यहाँ पर क्या बना रही है, बीच बीच में क्या बना रही है, ये देखिए
डेल्टा बना रही है नदियां, डेल्टा, और खड़ी ढाल वाले विशाल जलप्रपात बना रही है। ठीक, चलिए, समुद्र के समीप तक आने पर नदियों का ढाल बहुत ही कम रह जाता है। देखो, ढाल कम रह जाता है, अतः नदियां अपने साथ अपरदित पदार्थों का अवसादों को आगे नहीं ले जा पाती। ढाल कम हो जाता है तो अपने साथ जो अवसाद है, मिट्टी है, अपरदित पदार्थ है, वो आगे जाके नहीं ले जा पाती, क्योंकि ढाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है वो, और फिर वो जो सारा अवसाद का जमावड़ा वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, उसी नदी के मुहाने पर इकट्ठा होकर वो किसका निर्माण हो जाता है, फिर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, डेल्टा वास्तव में जलोदक द्वारा बना एक त्रिभुजाकार भूभाग होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है, जो सुंदरवन के नाम से प्रसिद्ध है। ये बांग्लादेश में स्थित है। अब आइए दूसरा, भूमिगत जल। भूमिगत जल देखिए, देखो बच्चों, हम अनाच्छादन के कारण पढ़ रहे हैं। अनाच्छादन के कारण पहले है बहता हुआ जल, जो अनाच्छादित प्रक्रिया को संपन्न करता है, जिसमें अपर्दन अपक्षय होता है। अब दूसरा जाइए, भूमिगत जल। भूमिगत जल भूमि के धरातल के नीचे शेल संतरों में एकत्रित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जब वर्षा होती है तो सूक्ष्म छिद्रों द्वारा, दरारों द्वारा रिस रिस कर ये जल, वर्षा का पानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है, भूमि में, और यही पानी कुओं, नलकूपों, सोतों तथा पाताल तोड़ कुओं के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी ऊपरी सतह को ही जल स्तर कहते हैं। जल स्तर की गहराई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। भूमिगत जल की चाल अति मंद होती है, लेकिन यह जल पत्थर, चूना, शेल, लवण, खड़िया आदि घुलनशील शैलों को अति शीघ्र घोल देता है। तो देखो, भूमिगत जल क्या है, भूमिगत जल की जो चाल होती है बहुत धीमी है, फिर भी इन सभी घुलनशील शैलों को क्या कर देता है, ये घुलनशील मतलब घुलने वाले पत्थर, चूना पत्थर, शेल, लवण, खड़िया, ये क्या है, घुलनशील शेल है, पत्थर, इनको क्या कर दिया जाता है, ये इनको आसानी से भूमिगत जल क्या घोल देता है। ठीक, देखो, भूमिगत जल विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ठीक, इन्हीं आकृतियों को ही सामूहिक रूप से कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। तो जो भूमिगत जल स्थलाकृति बनाता है उसे कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। ठीक है, कास्ट आकृति मुख्य रूप से चूना पत्थर शैलों पर विकसित होती है। इन स्थलाकृतियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, निक्षेपात्मक, अप्रदनात्मक। देखिए, इस तरह से स्थलाकृति। ठीक, निक्षेपात्मक आकृतियों में विभिन्न प्रकार के अनेक स्तंभनुमा आकृतियां सम्मिलित हैं। ठीक है, अप्रदात्मक आकृतियों में कंदरा गुफा, घोल रंध्र, कास्ट खिड़की, टेरा रोसा, अंधघाटी, पोलियो, युबाला, प्रकृति के पुल आदि सम्मिलित है। अप्रदात्मक ये सभी आकृतियां बनती है, और निक्षेपात्मक में क्या बनते हैं, स्तंभनुमा आकृतियां। ये देखिए, स्तंभनुमा आकृतियां निक्षेपात्मक पर बनती है, और ये दोनों ही आकृतियां किसके अंतर कौन बनाती है, भूमिगत जल। अब आजिए, हिमानी या हिमनदी। तो बच्चों, हम अब तक क्या पढ़ रहे हैं, भूमि के बदलते स्वरूप, किस कारण से क्या क्या चीजें हैं, कौन सी प्रक्रिया इसको बदलने में उत्तरदायी है, वो हम बारी बारी पढ़ रहे हैं। हिमानी या हिमनदी। हिमनदी का निर्माण हिम, बर्फ के इकट्ठा होने पर होता है। हिमालय मुख्यतः निम्न अक्षांशों में स्थित या उच्च पर्वतीय क्षेत्रों या उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हिमानी हिमनदी क्या होता है, बर्फ से इकट्ठा होकर बनता है, हिमनदी या हिमानी। ठीक है, और ये हिमानी जो होती है मुख्यतः निम्न अक्षांशों में स्थित उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है। निम्न अक्षांशों में तो उच्च पर्वतों पर पाई जाती है, और बाकी उच्च अक्षांशों में आपकी हिमनदी, बर्फ से इकट्ठा नदी पाई जाती है। सबसे अधिक हिमानिया हिमाचल प्रदेश, आल्प्स पर्वतों तथा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा हिमानी हिमाचल, आल्प्स पर्वत, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। 96% से भी अधिक हिमानिया मोटी परत के रूप में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के हिम की मोटाई, यानी बर्फ से जमी मोटी मोटी चादरें, उनकी मोटाई क्या है, 4270 मीटर। ठीक है, निचली सतह समुद्र और हिमानियों की निचली सतह समुद्र तल से 2490 मीटर से भी अधिक गहराई में स्थित है। मोटाई इतनी है और कितनी गहराई में स्थित है, 2490 में।
ठीक है। हिमानियों की गति धीमी है, अधिकांश हिमानियों की गति 1 मीटर प्रतिदिन से भी कम है। इतनी धीमी गति होने के बावजूद भी हिमानियां विशाल विशाल शिलाखंडों को बहा ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करने में समर्थ होती है। ठीक है। देखो, हिमानी के प्रमुख कार्य अपरदन, परिवहन व निक्षेपण। ठीक है। इसके द्वारा अपरदनात्मक आकृतियां हिमानी घाटी, लटकती घाटी, सर्क, श्रृंग, अरेत तथा फियोड आदि आकृतियां हैं। हिमानी घाटी अंग्रेजी भाषा के वर्ण यू के आकार की होती है। अब आ जाइए तीसरे नंबर पर, पवन या वायु या पवन, एयर और विंड। मरुस्थल में पवन हिमाच्छादित आर्द्र क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है। पवन शैलों का अपरदन ढीले असंगठित पदार्थों का परिवहन करती है, लेकिन इसमें कठोर शैलों का अपरदन करने में ये क्या होती है, इसमें इतनी क्षमता नहीं कि कठोर शैलों का अपरदन कर सके। ढीले ढीले या फिर पवन शैल जो अपरदित पवन शैल है या ढीले असंगठित पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान ये करती है। पवन के अपघर्षण, सन्नी घर्षण तथा अपवाहन के तीन प्रकार के अपरदन होते हैं। पवन के अपघर्षण, सन्नी घर्षण तथा अपवाहन, ये 3 अपरदन होते हैं। पवन द्वारा निक्षेपात्मक कार्य से अनेक आकृतियां बनती है, जिसमें बालू का स्तूप मुख्य है। बालू का स्तूप अस्थिर होता है, ये सदैव स्थानांतरण होते रहते हैं। यानी पवने बालू का स्तूप यदि बनाती हैं तो फिर एक समय बाद वो यहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर बना सकती है। क्या ये स्थिर नहीं होते, एक जगह स्थिर नहीं होते। निक्षेपात्मक आकृतियों में लोयस भी एक महत्वपूर्ण आकृति है। चीन में लोयस के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। ये लोयस गोबी मरुस्थल से उड़ाई गई धूल और रेत के निक्षेप हैं। चीन में इस लोयस निक्षेपों में मकान का निर्माण कर लिया जाता है। तो इस तरह से पवन क्या होती है, वायु, पवन, एयर और विंड, ये क्या करते हैं, बालू के स्तूप बनाते हैं। और ये क्या है, ये सन्नी घर्षण या फिर घर्षण और अपवाहन, ये 3 प्रकार के अपरदन करती हैं पवन और वायु। ठीक है। ये ढीले कम वजन वाले शैलों को एक स्थानांतरित करती है, कठोर शैलों को स्थानांतरित करने में असमर्थ होती है वायु और पवन। चलिए अब आजिए सागरीय लहरें। सागरीय लहरें सागरों तथा महासागरों में वायु द्वारा ही लहरों का विकास होता है। ठीक है, वायु द्वारा लहरों का विकास होता है। सागरों के तट पर लहरों द्वारा अनेक आकृतियां बनती हैं। ठीक है, जिनमें सागरीय कगार, अपरदित चबूतरे, कंदराएं, मेहराब और वृत्त मुख्य हैं। ये क्या है, ये क्या है, आकृतियां हैं जो सागरीय लहरों द्वारा बनाई गई हैं। यानी कि हमारी भूमि के, हमारे स्थल के इतने रूप बनाए सागरीय लहरों ने। जैसे अलग अलग सभी ने अलग अलग बनाए, उनको आकृतियां अलग अलग है, तो सागरीय लहरों द्वारा आकृतियां बनाई गई है। इसके अलावा समुद्री पुलिन, बुज्जी है, टोम्बोलो, भित्तियां और द्वीप आदि निक्षेपात्मक आकृतियां बनती है। ये सभी प्रकार की आकृतियां सागर तट के सहारे बनती है। सागरीय पुलिन लहरों द्वारा घर्षित चबूतरों पर कंकड़, पत्थर, रेत आदि के निक्षेप बन जाते हैं। कुछ समय बाद उन पर ताड़ अथवा कोई अन्य वृक्ष उग जाता है। इन पुलिनों पर पर्यटन स्थान केंद्र बन जाता है और फिर सभी लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए इस तरह। ठीक है, भारत में मैरीन चेन्नई, कोवालम बीच केरल तथा जुहू बीच मुंबई में ऐसे ही पर्यटन केंद्र हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये क्या सागरीय लहरों के द्वारा ये बनाए गए हैं। देखिए ये रहा। चलिए, अनाच्छादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक दुष्परिणाम हुए हैं। पर्यावरण में वन विनाश, दोषपूर्ण कृषि पद्धति, पर्वतों पर सड़क बनाना, अत्यधिक पशुचारण, इमारतें, कारखाने बनाने से पर्यावरण दूषित होता है। साथ ही जैविक विविधता का भी ह्रास होता है और जीवों के अस्तित्व को भी खतरा हो। तो अनाच्छादन के अंतर्गत मतलब अनाच्छादन की प्रक्रिया में तो मनुष्य भी तो है, मनुष्य भी है उसका जिम्मेदार। तो उसके द्वारा और चीजें, ये सब सड़क बनाना, ये सब मनुष्य के द्वारा ही तो पृथ्वी की स्थलाकृतियों में परिवर्तन हो रहा है। और उस अनाच्छादन के प्रभाव से पर्यावरण के अनेक दुष्परिणाम भी निकल आ रहे हैं। मतलब पर्यावरण पर दुष्ट प्रभाव भी पड़ रहा है। आवाजी मृदाया मिट्टी, ऊपरी सतह, हमारी जो धरातल की ऊपरी सतह जो छोटे और असंगठित कणों वाली होती है, परत से ढकी हुई ऊपरी सतह, जो हमारी धरातल की जो सबसे ऊपरी सतह है वो हमारी मिट्टी है, जो छोटे कणों से ढकी हुई है। ठीक है, मिट्टी की यह परत वनस्पति को उगाने का माध्यम है। ठीक,
मिट्टी के निर्माण जो मिट्टी का जो निर्माण होता है वह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। यह प्रकृति में होने वाली सतत प्रक्रिया है। धीमी जरूर है पर सतत लगातार चलती रहती है। देखो, मिट्टी के निर्माण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु, पैतृक शैलें, स्थलाकृतियां, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रम। और भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रम क्या होते हैं वो हमने देख लिया। मिट्टी के तत्व देख लीजिए। मिट्टी में कितने तत्व होते हैं? 4 प्रकार के तत्व होते हैं। अजैविक या खनिज तत्व, जैविक तत्व, जल, वायु। 4 प्रकार के तत्व हमारी मिट्टी में क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किसी ना किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। जीवधारियों के मरने, सड़ने या गलने से ह्यूमस नामक गहरे रंग का पदार्थ बनता है। यह किसके? जीवधारियों के मरने, गलने, सड़ने से ह्यूमस नाम का पदार्थ बनता है। यह पदार्थ पौधों को पोषण देता है, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है और मिट्टी को उर्वरता प्रदान करता है। दलदली और आर्द्र प्रदेशों की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण ये मिट्टी क्या होती है? दलदली क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, नमी वाली मिट्टी, वो क्या होती है? उपजाऊ होती है। मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो बच्चों, ये जो प्रक्रिया है बहुत धीमी है। ठीक, धरातल पर 1 इंच परत बनने में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी के 1 इंच बनने में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। शैलों के बड़े भाग अपक्षीण या अपक्षेत्र होते हैं। तब अपक्षीण पदार्थ जल और वायु द्वारा मूल स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर निक्षेपित होते हैं। घिस घिस कर बड़े बड़े खंड अपक्षेत्र हो जाते हैं। फिर उनका पर्दन होता है। इन दोनों प्रक्रिया से जब जाकर हजारों वर्ष बाद मिट्टी 1 इंच परत मिट्टी में कितने वर्ष लग जाते हैं? हजारों वर्ष लग जाते हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक शैलों का महीन चूर्ण नहीं बन जाए। और जब महीन चूर्ण बन जाता है तो वो मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। अब अजी मृदा पार्श्विका या परिच्छेदिका, मिट्टी की वह ऊर्ध्वाधर काट जिसमें सभी संस्तर दिखाई देते हैं। मिट्टी की वह ऊर्ध्वाधर काट जिसमें सभी संस्तर दिखाई देते हैं मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अधिकतर मृदा परिच्छेदिकाओं में जैविक संस्तर और खनिज संस्तर, ये 2 प्रकार के संस्तर होते हैं। जैविक संस्तर का निर्माण पौधों जीवों के मृत पदार्थ के एकत्रित से होता है, इकट्ठे होने से होता है। तो इस तरह से मिट्टी में इस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जैविक संस्तर का निर्माण जो होता है पौधों और जीवों से होता है, और खनिज संस्तर भी होता है और जैविक संस्तर भी होता है मिट्टी में। मिट्टी के प्रकार आ जाइए। मिट्टी के प्रकार देखिए, जलोढ़ या कांप मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और मरसिली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देखिए, यह मिट्टी नदियों द्वारा भूमि पर बिछाई गई बारीक कणों वाली मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों के किनारे पर समुद्र तटीय मैदानों में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये क्या होती है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इस तरह से 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। नई जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। अब आ जाइए दूसरे नंबर पर काली मिट्टी। यह मिट्टी ज्वालामुखी विस्फोट, लावा निकलने से बनती है। ये बहुत उपजाऊ होती है। कपास मिट्टी या रेगड़ मिट्टी से कहते हैं। इसका नाम क्या है काली मिट्टी का? और नामों से कपास, रेगड़ मिट्टी भी से कहा जाता है। इसकी खासियत ये नमी को बहुत जल्दी सोख लेती है। ठीक है, यह मिट्टी दक्कन के पठारी क्षेत्र के महाराष्ट्र तथा गुजरात में पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आ जाइए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पुराने रवेदार कायांतरित चट्टानों के टूटने से बनती है। ठीक है, ये चिकनी मिट्टी तथा रेतीली मिट्टी से मिलकर बनती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। क्योंकि इसमें लौह तत्व अधिक होता है, लौह तत्व के कण अधिक होते हैं। मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें क्या है? उर्वरकों को मिलाकर इसको उपजाऊ बनाया जाता है क्योंकि कम उपजाऊ होती है। तमिलनाडु के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक, दक्षिणी पूर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिलती है। चौथे नंबर पर लेटराइट मिट्टी। ये क्या होती है? ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अधिक वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी चट्टानों के कटाव से बनती है। ठीक है, इस मिट्टी में अम्लता अधिक पाई जाती है क्योंकि यह अधिक वर्षा के कारण चट्टानों के टूटने से बनती है, इसलिए अम्लता पाई जाती है। ये खेती के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती। ठीक, अधिक वर्षा वाले पश्चिम घाट के क्षेत्रों में और उत्तरी पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। 5वें नंबर पर मरुस्थलीय मिट्टी।
पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। हालांकि सिंचाई व्यवस्था होने पर इस मिट्टी में भी कृषि हो जाती है। छठे देखिए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा कम होती है, अगर पानी उपलब्ध हो जाए तो कृषि हो जाएगी। पर्वतीय मिट्टी आ जाइए, ये मिट्टी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें लौह तत्व की अधिकता, चूने चूने की कमी होती है। लौह तत्व की अधिकता होती है और चूने की कमी होती है। अत्यधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है पर्वतीय मिट्टी से। तो वहां पर अत्यधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? पर्वतीय मिट्टी से, चाय की। अब आ जाइए मृदा का अपर्दन। मृदा का अपर्दन एक गंभीर विश्वव्यापी समस्या है। अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ और वायु द्वारा इसका अपर्दन हो जाता है। मरुस्थल में पवन द्वारा होता है, उड़ाकर ले जाती है। रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी पवन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर एकत्रित हो जाती है मैदानों में। फलस्वरूप वे क्षेत्र वायु द्वारा अपर्दन के कारण अनुपजाऊ हो जाते हैं। जब मिट्टी एक जगह इकट्ठी नहीं होगी तो मिट्टी का कटाव होता रहेगा, तो उपजाऊ कहाँ से होगी? तो रेगिस्तान में क्या हो जाता है? अनुपजाऊ। इसी कारण वहां पर कृषि नहीं होती है। ठीक है, राजस्थान की रेत हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में बिछाई गई है, जिससे जिससे ये क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाते हैं। इस तरह से क्या है, ये अपर्दन होकर इन सभी क्षेत्रों में ये मिट्टी चली जाती है, अपर्दित होकर ये क्षेत्र सभी अनुपजाऊ हो जाते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई भी मृदा यानी मिट्टी के अपर्दन, मृदा अपर्दन का बहुत बड़ा कारण है। अत्यधिक पशुचारण, कृषि की अवैज्ञानिक पद्धतियां, स्थानांतरीय कृषि तथा खनन क्रियाएं इसके लिए उत्तरदायी हैं। इससे भूमि अनुपजाऊ तथा कृषि के लिए अयोग्य हो जाती है। देखो, जब मिट्टी मृदा का अपर्दन हो जाता है तो क्या हो जाता है? मिट्टी में कटाव आ जाता है, तो वो अनुपजाऊ हो जाती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मिट्टी का अपर्दन एक विकट समस्या है। साथ ही भारत में अपर्दन की दर भी बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगातार वन काटे जा रहे हैं। अब अजी मृदा का संरक्षण कैसे करें भूमि के कटाव को रोकने का? नंबर 1, वनीकरण और वृक्षारोपण। मतलब वनीकरण, वनों को बढ़ावा दिया जाए, वृक्ष लगाए जाएं, ठीक है, और वृक्ष को काटने से रोका जाए। ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिससे कि जिससे कि मृदा का संरक्षण हो। बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वृक्ष लगाए जाने चाहिए। वृक्षों को अंधाधुंध काटने तथा चारागाहों में पशुओं की अधिकता, चराई प्रवृत्ति नियंत्रण, मतलब क्या है, चारागाहों में पशुओं को अधिक नहीं चराना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, जब पशु क्या होंगे, चराई ज्यादा, चारा ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, वृक्षों का अंधाधुंध क्या होगा, मृदा अपर्दन होता रहेगा। ठीक है, इन पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण लगना चाहिए। जल प्रवाह को नियंत्रित व नियमित करने के लिए ढलान वाली भूमि, तीर प्रवाहित नदियों पर तटबंध तथा अवरोध बनाए जाएं, बांध बनाए जाएं। चौथे नंबर पर देखिए, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को रोका जाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ भी आएगी तो मिट्टी को बहा ले जाएगा, उपजाऊ, फिर वो जमीन क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। पांचवें नंबर, फसलों के चक्रानुक्रम द्वारा तथा खाद या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। और इस तरह से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाइए और अपर्दन होने से, उसका अपर्दन होने से रोका जाना चाहिए। ठीक है, पाठ समाप्त हुआ। शब्दावली देखिए, प्रक्रम, वे विधियां जिनके द्वारा अपर्दन के कारण धरातल पर परिवर्तन उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रक्रम क्या है, ये सारी, इसमें बहुत सारी विधियां आ जाती हैं जिससे अपर्दन के कारण धरातल का स्वरूप क्या होता है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। अपक्षय धरातल की अनावृतशील तापमान परिवर्तन, पौधों, जीव जंतु एवं मनुष्य द्वारा विनाश या टूटना फूटना। अपर्दन, चट्टानों के छोटे छोटे कणों को जल या पवन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, बहाकर ले जाना। ठीक है, अनाच्छादन, धरातल के आवरण को अपक्षय या अपर्दन द्वारा हटाना। निक्षेपण, चट्टानों के छोटे छोटे कणों को किसी अन्य स्थान पर इकट्ठा करना निक्षेपण कहलाता है। निम्नीकरण, अपर्दन के गतियुक्त साधनों द्वारा भूमि को नीचा करना। डेल्टा, नदी के मुहाने पर निर्मित समतल त्रिभुजाकार भूमि। ठीक है, सारांश आप अच्छे से कर लीजिएगा, पाठ मैंने समझा दिया है, सारांश को अच्छे से पढ़ें बच्चों। क्या क्या हमने पाठ में पढ़ा है ये आपको खुद पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि
आपने इस पार्ट में इन सभी बिंदुओं को अच्छे से जाना। अभ्यास कार्य देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, अनाच्छादन के पहलू हैं। क्या है अनाच्छादन के, बताइए। जलीय वस्तु, वर्षा, हवा, जलवायु है। जलवायु में सब कुछ आ जाता है। खा देखिए, ह्यूमस क्या है, जैविक शेल है। ठीक है। गा देखिए, भूमिगत जल की प्राप्ति डैश से होती है। किससे होती है? भूमिगत जल की प्राप्ति जो होती है वर्षा से होती है। वर्षा का पानी तो रिस रिस कर भूमि के अंदर जाते हैं, तो वर्षा से होती है। फिर बाद में वो कुओं नलकूपों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। भूमिगत जल की प्राप्ति सबसे पहले वर्षा के पानी से होती है। ठीक है। घा देखिए, अधिक वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताइए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक। अगला देखिए बच्चों, स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। हाँ देखिए, महासागरीय हिमनद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में। क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपरदन शब्द का अर्थ है घिसना। ठीक। बहता हुआ जल या नदियां शेलों को शीघ्रता से तोड़ती हैं। शीघ्रता से तोड़ती हैं। अगला देखिए, तीसरा सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, तापमान में दैनिक परिवर्तन के कारण चट्टानें बार बार फैलती सिकुड़ती हैं। सही। शेलों का अपक्षय उन्हीं के स्थान पर होता है। सही। अपरदन की क्रिया अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। सही। नदियां प्राय पर्वतीय क्षेत्रों का पठारों पर रुक जाती हैं। गलत। पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी ढलान के कारण नदियां गति से तेज होती हैं। सही। विषय निष्प्रश्न देखिए, चौथा पांचवा संक्षेप विस्तार में इन प्रश्नों के उत्तर पढ़कर अच्छे से लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में देंगे। बाकी ये अभ्यास भी आपको लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में देना है। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।